अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं वेजा फ्राई। जी हाँ, वेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी अगर आप क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी, आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। खैर, ये सारी बातें तो आप लोग जानते ही हैं। बात हम करेंगे जी हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में जी लोकल बॉडी इलेक्शंस चल रहे थे और उसके बाद पता ये लगा है कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी यानी कि बीजेपी जो है प्रोमिनेंट तरीके से इस इलेक्शन में ज्यादा सीटें लेकर कामयाब हुई है। और यकीनन ये बात जो है वो राहुल गांधी और अपोजिशन जो है उनके लिए यकीनन फिक्रमंद ही होगी, क्योंकि बहुत से लोग शुरू में ये भी कह रहे थे कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, यानी जो इलेक्शंस आ रहे हैं भारत के, उसमें ये कहा जा रहा था कि जी मोदी जी को कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, टफ टाइम दे सकती है पोजीशन। उसकी रीजन क्या बताया गया कि जी कतर वाला इशू हुआ जिसमें नेवल ऑफिसर्स जो हैं उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद जी वो पुन्नू जो है, पुन्नू साहब जो है, पुन्नू शुनू, बल्कि साहब तो उसको कुछ और लोग कहते हैं, मैं तो खैर पुन्नू शुनू ही कहती हूँ उसको। तो जी पुन्नू जो है उसका इशू निकला, कनाडा का इशू निकला, अमेरिका का हुआ और कई तरह के दूसरे प्रॉब्लम्स आते रहे, मणिपुर और क्या कुछ। लेकिन पब्लिक जो है वो इस वक्त भी जो है वो बीजेपी के साथ है। पब्लिक इस वक्त भी मोदी जी को ही प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है। और अच्छी बात ये हुई कि जितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको गवर्नमेंट ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने फेस किया और किसी ना किसी तरीके से उनके कुछ ना कुछ अभी तक हल भी हमें नजर आए निकलते हुए। बहरहाल हम आपको ये बताते चलें कि एक बार फिर जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस में तो खैर बीजेपी की जीत हो ही गई है और लग यही रहा है। बल्कि लग क्या रहा है, ये भी ऑलमोस्ट बात कंफर्म है कि जब इलेक्शंस होंगे भारत में तो फिर एक बार फिर नरेंद्र मोदी जो है वही प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओथ लेंगे, वही एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पे हम उनको देखेंगे। ये और बात है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इलेक्शंस तो नहीं होते, लेकिन हमें पहले से ही पता होता है कौन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कौन चीफ मिनिस्टर आ रहा है, कौन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, किसको हटाया जा रहा है, किसको लाया जा रहा है। खैर पाकिस्तान का प्रोसेस कुछ और है। हमारे यहाँ जो है जो लोग फैसले करते हैं वो आपको मालूम ही, हमारी स्टैब्लिशमेंट है जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। लेकिन भारत में वोट जो लोग देते हैं यानी कि पब्लिक जो है उसकी इंपॉर्टेंस है। जो पब्लिक वोट करती है उस वोट के ऊपर ही जो है फैसले किए जाते हैं और उस वोट के जरिए ही कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत बनाती है। इसी तरीके से हमने ये देखा कि जो पीएम मोदी हैं वो जी उससे पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के और उसके बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर भी वो काम कर रहे हैं और तकरीबन काफी लंबा उनका एक्सपीरियंस बताया जा रहा है। ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस उनका इस तरह से काम करने का हो गया है कि पहले वो चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रहे और फिर आगे भी यही कहा जा रहा है कि एक बार फिर 2024 में जो इलेक्शंस होंगे उसमें पीएम मोदी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर सामने आएंगे। बहुत से उनके उसमें क्रेडिट में भी चीजें जाती हैं, यानी कि बहुत से काम भी उन्होंने किए हैं जिसमें आप सब जानते हैं चंद्रयान का भी प्रोजेक्ट है और कई दूसरे प्रोजेक्ट है। इकोनॉमी उन्होंने आप लोगों ने देखी कि किस तरह से वो लेकर चले इकोनॉमी को। फॉरेन पॉलिसी उनकी बात अच्छी रही। लेकिन खैर मोदी जी का अकेले का ये सारा कमाल नहीं था कि बीजेपी इतनी सॉलिड तरीके से और इतने जबरदस्त तरीके से गवर्नमेंट को लेके चली। उसमें यकीनन उनकी टीम मेंबर जिसमें अमित शाह जी और उनके साथ साथ डॉक्टर जयशंकर और कई दूसरे लोगों का भी साथ है। और फिर जो आम पब्लिक है उसके लिए बहुत कुछ किया गया। आम पब्लिक के जो उनके लिविंग स्टैंडर्ड है बताया जा रहा है कि वो काफी बेहतर हुए हैं और इवन गांव के एरिया में भी काफी चीजें जो हैं वो लोग जो रहने का उनका अंदाज है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफी बेहतर हुआ है। जाहिर है इकोनॉमी बेहतर हुई है कंट्री की, तो उसके साथ साथ लोगों के पास भी पैसा आया, लोग भी बिजनेसेस में गए और लोगों ने भी अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको बेहतर किया है। यानी कि हर तरह से नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने अपनी जो पब्लिक है उसको खुश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आपने देखा कि एक बहुत बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप का उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया भारत में और किस तरह से सारी टीम्स वहां गई जिसमें पाकिस्तान की टीम भी शामिल थी
और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की टीम, जबकि पाकिस्तान के साथ टर्म्स कैसे रहते हैं ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की टीम को इनवाइट किया गया, बल्कि बहुत अच्छे से उनको वेलकम किया गया, उनको डील किया गया, हर चीज प्रोवाइड की गई जो कि मेजबान का फर्ज होता है मेहमानों के लिए। लेकिन वो और बात है कि हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप फाइनल तक नहीं जा सकी और बीच में से ही वापस आना पड़ गया। मगर ये जरूर है कि ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है बीजेपी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने इतना बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया अपनी ही कंट्री में। जाहिर है हर 100 तरह की चीजें होती हैं, सिक्योरिटी और सब कुछ लेकर, मगर इस चीज में बड़े सक्सेसफुल रहे। उसके बाद एससीओ की मीटिंग हुई, जी हाँ, एससीओ की मीटिंग जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए थे और भी कई दूसरी कंट्रीज के लोग वहां पे पहुंचे थे। फॉरेन जो मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पे गए। इसके अलावा G20 और इसी तरह के कई दूसरे इवेंट्स जो हैं, कई दूसरे कहना चाहिए कि जो समिट्स होती रही उसका भी हिस्सा रहा भारत। और एक लंबी लिस्ट है जो शायद मैं यहाँ पे पूरी तरीके से इस छोटी सी वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं टाइम टू टाइम अपने डिफरेंट वीडियोस में कोशिश करूंगी कि वो सारी डिटेल्स जो है मैं आपको बताती रहूँ। वैसे तो आप लोगों को वैसे भी मालूम है, लेकिन बहरहाल हमारी भी कोशिश होगी कि हम भी उन चीजों को हाईलाइट करें, हम उसको हाईलाइट करें। और हमारी ये भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जो हमारे लीडर्स हैं, पाकिस्तान के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो यकीनन भारत से ये सारी चीजें सीखें, भारत से उनको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और यकीनन उसमें कोई हरज नहीं है अगर आप इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है, फॉरेन पॉलिसी कैसे बेहतर हो सकती है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कैसे होती है, अपने कंट्री के अंदर इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद सब कुछ खैरियत से हो कैसे जाता है, ये सब चीजें भी यकीनन पाकिस्तान को सीखनी चाहिए। लेकिन खैर फिलहाल तो हम आपको यही बता रहे थे कि जी लोकल बॉडी इलेक्शंस में बीजेपी बहुत प्रोमिनेंट तरीके से जीतकर आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसके ऊपर यकीनन मुबारकबाद बनती है। और हमारी तरफ से बीजेपी के हर सपोर्टर को, बीजेपी के हर मेंबर को और खास तौर पे मोदी जी को मुबारकबाद। और यकीनन जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नेक्स्ट ईयर, तो हम ये भी ख्वाहिश करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब आने वाले, तो एक बार फिर मोदी जी और नवाज शरीफ साहब बात करें और मोदी जी हमारे यहाँ आए और विजिट करें, और यकीनन उसके बाद वो सारी गलतियां पाकिस्तान ना दोहराए जो पहले की गई हैं। थोड़ा सा हमें भी ठीक होना पड़ेगा, लेकिन हम ठीक हो रहे हैं। और उसकी रीजन क्या है ठीक होने की, या मैं इतने कॉन्फिडेंट होके कैसे कह रही हूँ, उसको शायद आप ये समझ सकते हैं कि जो एक के बाद एक अननोन गनमैन आके और उड़ाता जा रहा है, यकीनन इसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान कि ये जरूर बात है कि वो चाहते हैं, यानी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जस्टिस चाहती हैं कि अब पाकिस्तान के ऊपर से वो जो धब्बा, एक दाग, एक या एक नाम जो लगा हुआ है कि जी टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, उनको फंड करते हैं, या इस किस्म की जो बातें, वो रुक जाएं। और यकीनन लोगों की ये भी ख्वाहिश है, पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है कि हम दोबारा एफएटीएफ में ना आ जाएं। हमारी हमारी टर्म्स जो है ना सिर्फ भारत के साथ बल्कि हर कंट्री के साथ अच्छे हों, मगर उसके लिए हमें काम भी करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपनी यहाँ फैक्ट्रीज भी ओपन करनी पड़ेगी, हमें ट्रेड भी शुरू करनी पड़ेगी। और ट्रेड शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले जो नाम दिखाई देता है या जो कंट्री हम जिसकी तरफ देखते हैं वो भारत है। तो अगर हमारे नवाज शरीफ साहब आ जाएं और साथ मोदी जी उधर आ जाए, तो यकीनन दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में बात भी कर सकेंगी और शायद ट्रेड भी ओपन हो जाए। और यानी कि वो जो पहले गलतियां की थी उसको ना रिपीट करने का जो एक आइडिया हम दे रहे हैं, या लोगों को लग रहा है कि शायद अब ना हो, वो शायद ठीक हो जाए। और वाकई में उसी तरीके से दोनों कंट्रीज जो है जैसे एक अच्छे नेबर्स रहते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत दोस्ती हो जाएगी, एकदम हम लोग एक दूसरे को हार पहनाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि वो जो टेंशन रहती है वो ना हो, एक दूसरे के साथ काम करें, ट्रेड ओपन हो, और यही बहुत है। तो यकीनन इस तरफ भी जाने का इरादा लगता है, और खास तौर पे पाकिस्तान का। देखते हैं कि भारत इस बारे में क्या जवाब देता है, और वो भी मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद। बात हम करेंगे शेख रशीद साहब की। जी हाँ, शेख रशीद साहब का कहना है, उन्होंने मीडिया से ये कहा है कि जी मुझसे जो है ना ज्यादा बातें ना की जाए, मुझसे ऐसी बातें ना करें कि जिसकी वजह से मुझे दोबारा चिल्ला काटने के लिए जाना पड़ जाए। जी हाँ, शेख रशीद साहब जो है वो चिल्ला काटने गए थे। आप जानते हैं ये 40 डेज के लिए शेख रशीद साहब गायब हो गए थे, और उसके बाद जब वो वापस आए
तो अब वो कोई खास बात ना तो गवर्नमेंट के बारे में करते हैं और ना ही वो एस्टेब्लिशमेंट को कुछ कहते सुनते दिखाई देते हैं। मगर खैर इस तरह तो होता है जी, इस तरह के कामों में। बात हम करेंगे इमरान खान की, और इमरान खान के जो साथी यानी कि बैरिस्टर उन्होंने जो बनाए हैं इमरान खान साहब ने। अरे इनका नाम क्या है, मैं तो इनका नाम ही भूल गई सर का। एक सेकंड में आपको बताती हूँ। बैरिस्टर गौहर, जी हाँ, बैरिस्टर गौहर जो है, बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब ने बना दिया है प्रेसिडेंट अपनी जगह। अब बैरिस्टर गौहर जो है, सॉरी, चेयरमैन बना दिया है बैरिस्टर गौहर को इमरान खान ने अपनी जगह। करेक्शन, सॉरी, प्रेसिडेंट नहीं, उन्होंने चेयरमैन बना दिया है। लेकिन ये पिक्चर जो है बैरिस्टर गौहर की जो आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये पहले पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी के ये मेंबर थे। और तीर का निशान आप देख सकते हैं, जी हाँ, तीर के निशान को लेकर इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है और अब ये पीटीआई के मेंबर हैं। और इमरान खान साहब ने जो है इनको अपनी जगह चेयरपर्सन बना दिया है अपनी पॉलिटिकल पार्टी का। दूसरी तरफ इमरान खान जो है उनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि खान साहब ने जी सर्दियां आने के बाद कहा है कि मैं फिश खाऊंगा, तो इसलिए जेल में उनके लिए मछली का इंतजाम भी किया जा। जी, तो हम बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी के बारे में। और जैसे कि आपको हमने पिक्चर दिखाई कि जो पहले पीटीआई में जो इस वक्त चेयरपर्सन बने हैं वो पहले पीपल्स पार्टी में थे। एहसन इकबाल साहब जो पीएमएलएन के मेंबर हैं, उनका कहना ये है कि क्या पीपल्स पार्टी ये दावा कर सकती है कि वो जी पूरे कराची को जैसा उन्होंने बना दिया है, क्या वो पूरे मुल्क को ऐसा बना देंगे? क्या ये दावा जो है पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया है वैसे पूरा मुल्क को बना देंगे? यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और पीपल्स पार्टी का जो हाल रहा है सिंध में, वो देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात का जवाब देगा। लेकिन बात करेंगे इमरान खान की। इमरान खान साहब जो आजकल जेल में हैं, और इमरान खान साहब ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने कहा है कि जी उनको जो खाना जेल में दिया जाता है उसमें जी फिश का इजाफा किया जाए, नहीं मछली खाना चाह रहे हैं खान साहब। और उनका कहना ये है कि जी सर्दियां आ गई हैं तो जी तुझे ऐसा करो कि मछली लाओ। तो अब देखते हैं मछली मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान का ये भी कहना है कि जी हमको, यानी कि इमरान खान को बकरियों की तरह जेल में बंद कर दिया है, और लाने वाले जो है वो नवाज शरीफ साहब को ले आए हैं। तो खैर इमरान खान साहब उससे पहले जब आपको लाए थे तब नवाज शरीफ साहब को बकरियों की तरह बंद कर दिया था। तो ये तो यहाँ पे चलता ही रहता है, इसमें कौन सी नई बात है जो आप बता रहे हैं। जिसको भी लाया जाता है तो पहले वाले को बकरी, दुम्बे या मतलब इसी तरीके से बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद जी जिसको लाना होता है उसको लाकर और बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और उस प्राइम मिनिस्टर का काम कोई नहीं होता, वो एक पपेट होता है जो हर कंट्री में जाकर पैसे मांगता है, और जब उसको पैसे नहीं मिलते तो वो आर्मी चीफ को साथ ले जाता है। और फिर आर्मी चीफ साथ जाते हैं तो अब जाके जो जिस भी कंट्री में गए होते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, यूएई हो, कोई मर्जी आप कंट्री का नाम ले लें, जब वो आर्मी चीफ की शक्ल देखते हैं तो वो कहते हैं हाँ अब कोई थोड़ा बहुत पैसा हम दे देंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं उनके ऊपर वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, उन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। हालांकि ट्रस्ट तो उन्हें बाकियों पे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खैर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उनका ख्याल ये है कि कंट्री को चलाने वाले जो हैं वो एजेंसी के लोग हैं, या वो आर्मी के लोग हैं हमारे जो कंट्री को चला रहे। शायद एक रीजन ये भी है कि पैसा उनको मिल जाता है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल फिगर कोई जाए तो उसको नहीं मिलता। बात हम करेंगे अननोन गनमैन की। जी हाँ, अननोन गनमैन के कारनामे जारी हैं, और अब ये मौलाना शेर बहादुर का बताया जा रहा है कि पेशावर में अननोन गनमैन ने जो है इसके ऊपर फायरिंग करके इसको भी मार दिया है। अब पता नहीं कि कितने रह गए हैं और कितने चले गए हैं, लेकिन बहरहाल ये अननोन गनमैन के कारनामे जो है वो किसी तरीके से भी रुकने में नहीं आ रहे, और मुसलसल यही हो रहा है कि तरह तरह की खबरें जो है हमें हर कुछ दिन के बाद मिलती हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जी 30 जून 2024 तक पाकिस्तान पे जो कर्जा है, अगर उसको पाक रुपीज में बताया जाए, तो कहा यह जा रहा है कि जी 30 जून 2024 तक पाकिस्तान पे कर्ज का बोझ 820 खरब रुपए हो जाएगा। जी हाँ, 820
ट्रिलियन रुपीस, पाक रुपीस जो है वो हो जाएगा, और इतना कर्जा हो जाएगा 30 जून 2024 तक पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर किसी को कोई टेंशन नहीं है। ये तो मतलब रोज रोज की बात है, कोई बात नहीं, इधर से पैसा लेंगे उधर दे देंगे और उधर से लेंगे इधर दे देंगे। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? लोगों को बहुत उम्मीद है कि नवाज शरीफ के आने से शायद, क्योंकि वो खुद बिजनेस कम्युनिटी से हैं और उनको लाया भी इसीलिए गया है कि थोड़ा बिजनेस को ठीक किया जाए और थोड़ा जो है वो भारत के साथ भी टर्म्स ठीक किए जाएं, तो शायद इस वजह से लोगों को उम्मीद है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो शायद थोड़ी सी बेहतर हो जाए और संभाल ली जाए। हम खैर आपको अपडेट करते रहेंगे कि वो संभाली जा रही है या नहीं संभाली जा रही है। लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि जी जर्मनी में जो है कहा यह जा रहा है कि जी बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुई है, जिसकी वजह से तकरीबन 700 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। अब अगर आप में से कोई जर्मनी जाना चाह रहा हो या कोई जर्मनी से आना चाह रहा हो, तो उसको यकीनन ये बात पता होगी कि वहां पे क्योंकि बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुई है, तो इस वजह से फ्लाइट्स जो है वो नहीं चल रही। वरना हमारे यहाँ तो बगैर किसी वजह के फ्लाइट नहीं चलती। पीआईए जो है, पीआईए का भट्टा बिल्कुल बैठ चुका है, कोई पीआईए से ट्रैवल नहीं कर रहा, इसलिए कि पीआईए का टिकट अगर आप ले भी लेते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो पीआईए की टिकट आपने ली है उसके बाद वो फ्लाइट उड़ेगी या नहीं उड़ेगी। क्योंकि बहुत फ्लाइट्स पीआईए की कैंसिल हुई हैं और अक्सर यही कहा गया कि जी हमारे पास तो फ्यूल के पैसे नहीं है। ये बात अभी बार बार बताई गई है, लेकिन सुधरने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक बार फिर पीआईए की फ्लाइट जो थोड़ी बहुत उड़ रही है उनमें से एक पहुंची जी कहाँ, कनाडा, और वहां जाकर एक बार फिर एक स्टूअर्ड जो है पीआईए का, वो सुना है कि गायब हो गया है। उससे पहले 2 हफ्ते पहले भी 2 लोग गायब हुए थे, उससे 2 हफ्ते पहले भी 2 लोग गायब हुए थे। इस तरह से हर वीक 2-2 करके लोग गायब हो रहे थे, लेकिन अभी ये एक अकेला खुद ही गायब हो गया। अब सब इसको ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहा। पाकिस्तानियों का ये हाल हो गया है कि वो किसी तरीके से किसी कंट्री में जाते हैं तो उसके बाद उनका वापस आने का मन नहीं करता। वो कहते हैं भाई यहीं रहने दो हमें, यहाँ पे हम कुछ भी कर लेंगे, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। लेकिन खैर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है, और उसकी उम्मीद की किरण या उम्मीद की जो हमें लग रहा है कि शायद कुछ हो जाए, उसका रीजन यही है कि जब इलेक्शंस होंगे, अगर हुए तो कहा तो जा रहा है जी 8 फरवरी, लेकिन ये भी कहते हैं कि जी हो सकता है आगे भी कर दिया जाए। अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो तो यकीनन दुआएं करने में लगी होगी कि गवर्नमेंट जो है ना बंद, इनकी गवर्नमेंट रहे और इलेक्शंस ना हो। इनको सितंबर अक्टूबर तक का और टाइम मिल जाए तो थोड़े दिन और ये अपने गाड़ी के ऊपर फ्लैग लगा के घूमे। लेकिन बात सारी ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इलेक्शंस को टाइम पर हो जाना चाहिए। जैसे भी इलेक्शंस है वैसे भी एक बार जब डिसाइड कर लिया कि किसको लाना है, क्यों लाना है, कौन आ रहा है, तो उसके बाद इलेक्शंस डिले करने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन खैर पाकिस्तान में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसका कोई मतलब नहीं, तो उसी में से एक ये भी है कि इसका भी कोई मतलब नहीं है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं। जी मौलाना साहब का कहना ये है, आज फितना मकाफात अमल का शिकार है। अब ये कभी सर नहीं उठाए। खैर मौलाना साहब को इमरान खान से और इमरान खान को मौलाना साहब से बहुत प्यार है, और इमरान खान साहब भी इनको जो है मुख्तलिफ नामों से पुकारा करते थे, और इसीलिए मौलाना साहब भी इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मगर ना तो इनकी बातों को, इमरान खान की बातों को कभी मौलाना साहब ने कोई खास सीरियस लिया, और मुझे यकीन है कि इमरान खान भी जो है वो मौलाना साहब की बातों को कोई कान नहीं धरते होंगे। लेकिन खैर हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस चाहे हमारे हों चाहे किसी और कंट्री में हो, एशिया के खास तौर पे, हम एक दूसरे को क्या कुछ बोलते और सुनते रहते हैं, उसके शायद लोग अब आदी भी हो चुके हैं। बात करेंगे हम एक बार फिर जो है पीएमएलएन की, और बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। जी हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पीएमएलएन के मेंबर हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, इमरान खान समेत तमाम सियासी केसेस पर स्टे लेकर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। उनका कहना ये है कि जी जितने भी लीडर जो कि जेल के अंदर हैं, जिनमें इमरान खान भी शामिल हैं, उनके केसेस के ऊपर स्टे ले लेना चाहिए अदालत से, और उसके बाद उनको इजाज़त होनी चाहिए कि वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सकें। अब बात तो ठीक है, बात तो अच्छी कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इमरान खान साहब को परमिशन मिलेगी इलेक्शन में हिस्सा लेने की या नहीं। ना जाने स्टैब्लिशमेंट और ना जाने हमारी इस वक्त की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खान साहब से इतनी
घबरा क्यों रही है? हालांकि खान साहब तो कहा करते थे कि जी आपने घबराना नहीं है। कभी उनके बारे में कोई बुक आ जाती है, कभी उनके बारे में कोई खातून उठ के कुछ कह देती है, कभी कोई बात होती है, लेकिन बहरहाल इमरान खान इस वक्त भी जेल के अंदर है और बाहर आने का खान साहब का भी कोई खास मूड नहीं लग रहा, तभी तो मछली वछली मंगा रहे हैं। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फौरन इत्तला हो जाएगी।